गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग फैट स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उस क्लासिफिकेशन का विस्तृत वर्णन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास आज की। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड फैट के बारे में आपको बताया था। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल या साधारण वसा। सिंपल फैट या साधारण वसा। ये दो भागों में बटी होती है, फैट एंड वैक्सेस। तो आज हम लोग पहले फैट की चर्चा करेंगे। फैट क्या होता है? फैट को हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना होती है रासायनिक, उसके आधार पर इसका एक और भी नाम पड़ा हुआ है जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। ट्राइग्लिसराइड कैसे हुआ? ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो फैट का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में जल के अणु बाहर निकलते हैं और इसी आधार पे, चूंकि एक ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के 3 अणु जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल का एक अणु होता है और फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं। तो ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ जब फैटी एसिड के 3 अणु आपस में जुड़ते हैं तो फैट का निर्माण होता है या वसा का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में जल के 3 अणु बाहर निकलते हैं। अभी इसकी संरचना हम आपको बना के दिखाएंगे। इसी कारण इन्हें ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोग फैट को ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं। फैट के जो भौतिक गुण होता है वो ये है कि फैट या वसा ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हमें मिलती है। जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों से हमें प्राप्त होती है। वनस्पति जगत से प्राप्त वसा ठोस और द्रव दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन जंतु जगत से जो वसा हमें प्राप्त होती है वो केवल ठोस अवस्था में अथवा अर्ध तरल अवस्था में होती है। ठीक है, अभी तो इसके बारे में आगे हम लोग बहुत कुछ अध्ययन करेंगे, ये संतृप्त कैसे होते हैं, असंतृप्त कैसे होते हैं, सारी चीजें। लेकिन इसके पहले हम आपको ट्राइग्लिसराइड का सूत्र बता दें और संरचना कैसे बनती है ये बता दें। ये हो गया ग्लिसरॉल का एक अणु जो जुड़ता है फैटी एसिड के 3 अणु के साथ। ये संरचना ग्लिसरॉल की एक अणु की है, HCOOR, ये फैटी एसिड के 3 अणु हो गए। ये ग्लिसरॉल का एक अणु, ये फैटी एसिड का 1, 2, 3 अणु हो गए। ठीक है, ये जब आपस में अभिक्रिया करके जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिर ट्राइग्लिसराइड मिलता है। ये सब कैपिटल में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? जल का 3 अणु बाहर निकलता है और ये हमारा तैयार हो गया ट्राइग्लिसराइड।
ये दिख रहा है सबको क्लियर? ग्लिसरॉल का एक अणु फैटी एसिड के 3 अणु के साथ जब जुड़ता है एस्टर बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बंध के द्वारा, तो हमें क्या मिलता है? ट्राइग्लिसराइड का एक अणु मिलता है और जल के 3 अणु मिलते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड को हम फैट बोलते हैं या लिपिड बोलते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग आएंगे, ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसी पर निर्भर है और जब आप इस चीज को समझेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम आते हैं ग्लिसराइड कितने प्रकार के होते हैं। ग्लिसराइड कितने प्रकार के होते हैं आपको हम बता दें। ग्लिसराइड 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल ग्लिसराइड और मिक्स ग्लिसराइड। सिंपल ग्लिसराइड और मिक्स ग्लिसराइड 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और दूसरा होता है मिक्स ग्लिसराइड। ये जो सिंपल और मिक्स का अंतर होता है वो इसलिए होता है कि आपने देख लो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसको इसे बार-बार इसे लेकर ध्यान में रखिएगा। सिंपल ग्लिसराइड और मिक्स ग्लिसराइड, ये परिवर्तन कैसे, अंतर कैसे समझ में आएगा? ग्लिसरॉल हमारा एक ही रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब एक ही प्रकार वाले, जैसे अगर हम इसको ये जो 3 फैटी एसिड के अणु दिखाई दे रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये ए टाइप के हैं, ठीक है। इसमें ये वाला ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, तो तीनों ए टाइप के हैं, ठीक है। तो जब एक ही प्रकार वाले फैटी एसिड के अणु ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं तो सिंपल ग्लिसराइड का निर्माण होता है। सिंपल ग्लिसराइड बोलिए या सिंपल ट्राइग्लिसराइड बोलिए, ठीक है। जब एक या एक से ज्यादा प्रकार के फैटी एसिड के अणु, जैसे अगर ये ए ना होकर के होता ए, बी और सी, 3 प्रकार का हो जाता, ये वाला ए हो जाता, ये वाला बी हो जाता, ये वाला सी हो जाता। यानी जब विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड के मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मिक्स ग्लिसराइड। ये सबको क्लियर हुआ? एक ही प्रकार वाले फैटी एसिड के अणु जुड़ेंगे तो सिंपल ग्लिसराइड का निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड के अणु जुड़ेंगे तो मिक्स ग्लिसराइड का निर्माण होगा। तो ये 2 प्रकार के ग्लिसराइड पाए जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आप अपना और भी क्लियर कर लीजिए कि इन्हें ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 अणु जुड़ते हैं। आपको जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की गिनती अलग होती है, वो 1 2 3 या 1 2 3 करके नहीं होती है। वो कैसे होती है? मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ट्रेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो जब 3 अणु जुड़ेंगे तो ट्राई हो जाएगा, अगर ये 4 अणु होते तो टेट्राग्लिसराइड होता, अगर ये 5 अणु होते तो पेंटाग्लिसराइड होता। लेकिन जो हमारे फैट के निर्माण का फॉर्मूला होता है, जो उसका रासायनिक संरचना होती है, वो ट्राइग्लिसराइड की होती है। तो जब एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड के अणु जुड़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड या फैट का निर्माण होगा। अब दूसरी हम लोग चर्चा करेंगे इसके जो 2 गुणों की हमने बात की थी, ठोस और तरल के आधार पे। तो ठोस और तरल का अंतर जो नॉर्मली हम लोग सामान्य तौर पे अपने घरों में देखते हैं वो क्या होता है? वो ये होता है कि सामान्य टेम्परेचर यानी कमरे का जो टेम्परेचर होता है या तापमान होता है उस पर जो वनस्पति वसा या तेल या ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं वो तरल अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी वो तरल अवस्था में होगा। लेकिन जो जानवरों का घी होता है, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंट का, ये जो फैट होते हैं ये कमरे के टेम्परेचर पे
पूर्ण रूप से ठोस अथवा अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। तो ये जो तरल और ठोस का अंतर होता है ये इनके बॉइलिंग यानी जो उबलने का बिंदु होता है और मेल्टिंग यानी जो पिघलने का बिंदु होता है, उन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो तरल अवस्था में होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी उबल जाएंगे, और जो ठोस अवस्था में होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि पहले वो पिघलेंगे फिर वो गर्म होकर के उबलेंगे। तो ये फर्क दोनों में पाया जाता है। और ये फर्क मिलने का जो सबसे बड़ा कारण होगा, बच्चों आप लोग ने ज़्यादातर सुना होगा संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बारे में कि संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है। टीवी के एडवर्टीजमेंट में भी दिखाता है कि ये जो रिफाइंड है या जो ये जो घी है, ये जो ऑयल है, इसमें असंतृप्त वसा पाई जाती है, इसमें आपके लिए आवश्यक वसीय अम्ल है, ये वो करके आप लोगों को जो प्रचार दिखाया जाता है वो सब कुछ जो है डिपेंड होता है संतृप्त और असंतृप्त पे। हमारे लिए कौन सा फायदेमंद है, हम किस वसा का चयन करें जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे और कोई किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव शरीर पे न पड़ने पाए। तो इसके लिए हम लोग जब अध्ययन करेंगे फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के फैटी एसिड होते हैं और उसमें से हमारे लिए क्या अच्छा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की जो हम बात करेंगे वो हमारा है फैटी एसिड। फैटी एसिड किसे कहते हैं? फैट, ये हमारा जो पूरा है ये एक अणु किसका है? फैट का। ये सिर्फ और सिर्फ एक अणु है फैट का। ठीक है, जब इस एक अणु का हम जल अपघटन करते हैं, आपने देखा ना कि ये अभी क्रिया जब हो रही है, ये जब आपस में जुड़ रहे हैं, ये हमें प्लस का निशान यहाँ छूट गया था, बना लीजिएगा। ये दोनों जब आपस में जुड़ रहे हैं तो ये बन रहा है ट्राइग्लिसराइड या फैट कैरेक्टर। ठीक है, इस अभिक्रिया में जल के 3 अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब जब वापस इस जल के अणु की इसके साथ जल अपघटन कराएंगे इसमें, तो ये क्या होगा? टूटेगा वापस इसमें। ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया जो अभी सीधे सीधे ऐसे जा रही थी ये वाली, इसको हम लोग बैक करा रहे हैं, यानी जो जल का अणु निकल चुका है उसके साथ जब ट्राइग्लिसराइड या फैट का जल अपघटन हम कराते हैं तो ये किसमें टूट जाता है? फैटी एसिड के 3 अणुओं में टूट जाता है और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। टूट करके ये बंध जो इसके अंदर का इसका बंध बना हुआ है वो बॉन्डिंग टूट जाती है और टूटने के बाद ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और ये 3 फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, ये टूट जाने के बाद हमको क्या मिला? जब ये सारी चीजें मुक्त अवस्था में आ जाती हैं तो ये हमको फैटी एसिड प्राप्त हो जाता है अलग से। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये फैटी एसिड प्राप्त होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? फैटी एसिड होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके पहले हम ग्लिसराइड की बात कर रहे थे, सिंपल और मिक्स था। अब हम ये ग्लिसराइड 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और मिक्स, ये हम लोग पहले चर्चा किए थे। अब हम लोग फैटी एसिड की चर्चा कर रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। ये जो हमारा फैटी एसिड है ये कितने प्रकार का होता है? ये फैटी एसिड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम लोग कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे बोलचाल की भाषा में, संतृप्त और असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, या इसी में डाल देते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड। हिंदी
वसा और असंतृप्त वसा। ये दो प्रकार की वसाएं होती हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। और सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है संतृप्त और असंतृप्त वसा के बीच में, दैट इज बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी एकल बंध और द्विबंध का अंतर होता है इनके अंदर। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुन करके शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, तो इसमें है संतृप्त वसा वो वसाएं होती हैं जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट वो वसा या फैट होते हैं जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं। दो अणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारे संतृप्त वसा होते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि वो वसा जिनमें परस्पर जुड़ने में डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, वो वसा जिनके अणुओं के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, उन्हें हम संतृप्त वसा कहते हैं। या आप सिंगल बॉन्ड लिख सकते हो उसको यहाँ पे, सिंगल, और ये इसका उल्टा हो जाएगा असंतृप्त में, यानी ऐसी वसा जिनके अणुओं के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। या कह सकते हो कि ऐसी वसा जिनके अणुओं के मध्य एकल बंध का अभाव होता है और द्विबंध पाए जाते हैं, उन्हें हम असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फैट होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। संतृप्त वसा, पॉमिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, ये दो ऐसे फैट होते हैं या फैटी एसिड होते हैं जो कि संतृप्त वसा में आते हैं, पॉमिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं संतृप्त वसीय अम्ल में। एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, ये सारे आपके संतृप्त वसीय अम्ल में आते हैं। प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ये नाम थोड़े इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं अलग अलग। और असंतृप्त वसा जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फैट वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई होगी तो आप ग्रुप में या पर्सनल पे हमको लिख के भेज दीजिएगा। फिर जब हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी वेडनेसडे को, तो हम लोग उसमें चर्चा करके और क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई है और उसको और आसान तरीके से समझाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। एक बार फिर से शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि फैट जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कारण होता है। एक ग्लिसरॉल के अणु के साथ जब फैटी एसिड के 3 अणु जुड़ते हैं एस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो वसा के या फैट के एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में जल के 3 अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ट्राइग्लिसराइड या फैट का निर्माण होता है, जो हमने आपको बताया। दूसरी चीज हमने आपको बताई थी कि ये जो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल ग्लिसराइड और मिक्स्ड ग्लिसराइड। सिंपल का हमने आपको बताया कि एक ही प्रकार वाले फैटी एसिड जुड़ेंगे तो सिंपल ग्लिसराइड, अलग अलग प्रकार वाले ये फैटी एसिड जुड़ेंगे तो मिक्स्ड ग्लिसराइड हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की फैटी एसिड के बारे में। ये जो फैटी एसिड जुड़ रहे हैं ये फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ग्लिसराइड कितने अमीनो से बनता है, और सिर्फ फैटी एसिड की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं,
जो इनके द्वारा जो बंध बनते हैं उन बंधों के आधार पे ये संतृप्त और असंतृप्त वसा में वर्गीकृत किए जाते हैं। जिन फैट में या ये फैटी एसिड पाए जाते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं वो हमारे सैचुरेटेड फैट हो जाते हैं, और जिनमें डबल बॉन्डिंग पाई जाती है वो या द्विबंध पाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट हो जाते हैं, फैटी एसिड। और जब सैचुरेटेड फैटी एसिड से निर्मित फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से निर्मित फैट जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, असंतृप्त वसा। तो हमको लगता है मोर देन सफिशिएंट, इतने में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग वैक्स के बारे में चर्चा करेंगे, वैक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ करके देखिए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आई एम ऑलवेज फॉर यू। आप जब चाहें हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। क्लियर है सबको? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर हियरिंग मी। आप ये फिगर आप बना लीजिए, और इसके बाद बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू वंस अगेन, बाय।